यूं तो भारत में बहुत से वीर राजा हुए हैं, पर कुछ राजा ऐसे भी रहे हैं जो अपनी वीरता के कारण इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही वैभवशाली राजाओं में से एक थे राजपूतों की शान सम्राट पृथ्वीराज चौहान। देखने में लंबे चौड़े, रौबदार और युद्ध की सभी नीतियों में उस समय उनके जैसा माहिर और निपुण कोई और राजा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर चौहान के घर पर सन 1149 को हुआ था। राजा सोमेश्वर चौहान को विवाह के कई साल बाद तक कोई संतान नहीं हुई और पृथ्वीराज चौहान का जन्म कई सालों की पूजा पाठ और मन्नतों के बाद माता पिता के विवाह के 15 साल बाद हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा जुझारू और निडर थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने शब्द विधि बाण चलाने की कला में महारत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से वो बंद आंखों से भी सिर्फ आवाज सुनकर ही तीर चलाकर सामने वाले को ढेर कर सकते थे। बचपन से ही चंद्रवरदाई उनके सबसे अच्छे मित्र थे और आगे चलकर वही पृथ्वीराज चौहान के शासन में उनके मुख्य सलाहकार और संगीतज्ञ भी बने। पृथ्वीराज जब सिर्फ 11 साल के थे तब उनके पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई और पृथ्वीराज को महज 13 साल की उम्र में अजमेर का उत्तराधिकारी यानी राजा बना दिया गया। उनके नाना राजा आनंदपाल, जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा थे, उन्होंने पृथ्वीराज की निपुणता को देखते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 1166 में राजा आनंदपाल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज को दिल्ली की सल्तनत का भी राजा बना दिया गया। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और आसपास की रियासतों को भी अपने साम्राज्य में जोड़ते चले गए। जब ये पूरी तरह से जवान हो गए तो इन्हें राजकुमारी संयोगिता से प्रेम हो गया, जो कि राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के चर्चे चारों तरफ थे, जिसने राजकुमारी संयोगिता को पृथ्वीराज से प्रेम करने पर मजबूर कर दिया था। राजकुमारी चोरी छिपे पृथ्वीराज को प्रेम पत्र भेजने लगी और पृथ्वीराज चौहान भी उन्हें प्रेम पत्र भेजने लगे। दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। जब इस बात का पता राजकुमारी के पिता राजा जयचंद को चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी राजकुमारी के विवाह के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की। कई रियासतों के राजाओं और राजकुमारों को न्योता भेजा गया और पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए द्वारपाल की जगह पर पृथ्वीराज की मूर्ति को खड़ा कर दिया गया। राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर सभी राजकुमारों के सामने से गुजरी, पर किसी को भी वरमाला ना पहनाकर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहना दी। वहीं दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान अपनी योजना के मुताबिक अपनी मूर्ति के पीछे ही छुपे हुए थे। वो अचानक से मूर्ति के पीछे से निकले और राजा जयचंद के सामने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी राजधानी दिल्ली आ गए। सभी राजकुमार और राजा जयचंद ये सब सिर्फ देखते ही रह गए और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी को लेकर सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। राजा जयचंद ने 1199-90 में पृथ्वीराज के राज्य पर हमला कर दिया, जिसमें वो दोनों तो बच गए पर बहुत सारे सैनिक मारे गए। पृथ्वीराज चौहान अपनी क्षमता और दूरदर्शिता के चलते धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए और अब वो पहुंच चुके थे पंजाब में, जहां उस समय शासन था मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध हुए और सभी में पृथ्वीराज ही जीते। पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हारने के बाद मोहम्मद गौरी प्रतिशोध की आग में जलने लगा। वहीं दूसरी ओर जब पृथ्वीराज के कट्टर शत्रु राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बारे में पता चला तो वो जाकर मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज को मारने का षड्यंत्र रचा और सन 1192 में दोनों की मजबूत सेना ने मिलकर पृथ्वीराज के राज्य पर हमला बोल दिया। पृथ्वीराज ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, पर स्वयंवर में हुए अपने अपमान को याद करते हुए किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। वहीं राजा जयचंद ने चाल चल के अपनी सेना की मदद पृथ्वीराज चौहान को दी, जिसे देखकर पृथ्वीराज बहुत खुश हुए, पर इसके पीछे की चाल वो समझ नहीं पाए। पृथ्वीराज की सेना में जाकर राजा जयचंद की सेना उनकी सेना पर हमला करने लगी और उनका संहार कर दिया। पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवरदाई को बंदी बना लिया गया और उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। पृथ्वीराज को बंदी बनाने के बाद उसने उन्हें कई तरह की शारीरिक यातनाएं दी। इतनी यातनाओं के बाद भी पृथ्वीराज उनके सामने झुके नहीं और गौरी की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारते रहे। मोहम्मद गौरी ने उन्हें आंखें नीचे करने को कहा, पर पृथ्वीराज नहीं माने। गुस्से में आग बबूला होकर मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ डालने का आदेश दिया। यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी संतुष्ट नहीं हुआ और कुछ दिन बाद उसने पृथ्वीराज को जान से मार डालने का आदेश दे दिया। पृथ्वीराज के अति चतुर मित्र चंद्रवरदाई ने एक योजना बनाई और मोहम्मद गौरी तक ये संदेश पहुंचाया कि पृथ्वीराज को मारने से पहले एक बार उसकी शब्द विधि कला का नमूना तो देख लीजिए। ये सिर्फ आवाज सुनकर ही सटीक बाण चलाने में माहिर है। मोहम्मद गौरी ये सुनकर हंसने लगा कि एक अंधा भला कैसे बाण चला सकता है, पर फिर भी वो अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता रखवाता है। जब पृथ्वीराज चौहान की बारी आती है तो चंद्रवरदाई अपने दोहे की मदद से पृथ्वीराज को समझा देते हैं कि मोहम्मद गौरी कहाँ पर बैठा है और पृथ्वीराज
सटीक निशाना लगाकर मोहम्मद गौरी को बाण मारकर वहीं ढेर कर देते हैं। वो दोहा कुछ इस तरह था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। मोहम्मद गौरी को मारने के बाद वो जानते थे कि अब उनकी सेना उन दोनों को भी मार डालेगी, पर वो किसी और के हाथों से मरना नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के पेट में खंजर मारकर एक दूसरे को जान से मार डाला। पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू शासक थे और इनके बाद कोई भी हिंदू शासक क्रूर मुस्लिम राजाओं के सामने भारत का शासक नहीं बन पाया। इनके साहस के किस्से हमेशा दुनिया को और खास करके भारतीयों को प्रेरित करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।